इतना सारा टैक्स भरने के बाद भी गवर्नमेंट इन लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है एंड पाकिस्तान भी ग्रे लिस्टेड ही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टैक्सेस के बारे में। ये वीडियो को देखने के बाद आपको टैक्सेस के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है, टीडीएस क्या होता है, अगर आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा, आईटीआर क्या होता है, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इंडिया ब्लैक मनी को रोकने के लिए क्या कानून लाया है, FATF क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अभी हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स के बारे में, जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी हम लोग अपने सैलरी में से कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देते हैं, उसी को हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। तो जो लोग 60 साल के नीचे एंड उनका एनुअल इनकम 2.5 लाख है, तो उन लोगों को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 5 लाख है तो उन लोगों को 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख है तो उन लोगों को 20% टैक्स देना पड़ता है एंड जिसका 10 लाख के ऊपर है उसे 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अभी एक एम्प्लॉय जिसका एनुअल इनकम 12 लाख है, तो इस टैक्स सिस्टम के हिसाब से उसे 3,60,000 टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टैक्स सिस्टम भरना रहता है ये अलग वे में डिवाइड होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अभी उसका जो सैलरी है ऊपर टैक्स सिस्टम के ऊपर डिवाइड होता है। 12 लाख के फर्स्ट 2.5 लाख में से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि टैक्स सिस्टम में फर्स्ट 2.5 लाख में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो 9.5 होता है। अभी नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा सेकेंड रो के हिसाब से टैक्स सिस्टम के। इसका मतलब 12,500 टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी 2.5 लाख भी गए, तो अभी हमारे पास 7 लाख बचा। तो थर्ड रो के हिसाब से 5 लाख का 20% टैक्स देना पड़ता है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। तो अभी हमारे पास 2 लाख बचा। तो लास्ट रो के हिसाब से हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, जिसका वैल्यू होता है 60,000। तो ये सारे अमाउंट को टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट आता है 1,72,500। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका कितना भी पैसा होगा तो उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है। बस इनकम टैक्स ही नहीं लगता है, सेस भी लगता है, जिसमें से 4% एम्प्लॉयर को अपने इनकम टैक्स में से देना पड़ता है, ये वैल्यू में से। एंड ये अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में चल जाता है। दो टाइप का अकाउंट है ऐसा, कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक। तो गवर्नमेंट ये अमाउंट लोगों के भलाई के लिए एंड नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेता है। अभी इतना टैक्स भरने के बाद भी जो टैक्स भरता है उन लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल इंसान की तरह ही रखा जाएगा जो गवर्नमेंट सबको रखता है। इन्हीं लोगों से देश चलता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले टीडीएस के बारे में। अगर आपका पैकेज 12 लाख का है तो आपका 1 लाख हर महीने सैलरी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कंपनी आपका टैक्स सैलरी देने से पहले ही काट लेती है। मतलब आपको कंपनी 1 लाख के बदले 75,000 ही सैलरी देगी हर महीने एंड 15,000 टैक्स के लिए रख लेगी। अभी इस चीज में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अभी मान लो आपने वो कंपनी के लिए 3 महीने के लिए काम किया, तो आपका सैलरी 75 × 3 होगा, यानी कि 2.25 लैक्स। एंड कंपनी ने आपका टैक्स काटा 15 × 3 यानी कि 45,000। बट आपका 1 साल का इनकम 2.25 लैक्स हुआ एंड टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपका एनुअल इनकम 2.5 लैक्स के नीचे आता है, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट आपके कंपनी ने आपका जो पैसे में से टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, तो तभी आप गवर्नमेंट से वो पैसा मांग सकते हैं जो कंपनी ने गवर्नमेंट को दे दिया आपका टैक्स काट के। एंड इसीलिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जानते हैं आईटीआर क्या होता है। आईटीआर एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसे फाइल करने के बाद आपको ये बताना पड़ता है कि आपका एनुअल इनकम कितना है और आप टैक्स कितना पे कर रहे हो। अभी जो भी टैक्स भरता है गवर्नमेंट को उसे आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है ड्यू डेट के पहले। एंड 7 टाइप का आईटीआर फाइल होता है। हम लोग ये वीडियो में नहीं बात करने वाले 7 टाइप। अभी आप सभी को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है अगर आपको ये सारे चीजों को फॉलो करना है। अगर आपका एनुअल इनकम वो टैक्स सिस्टम का जो टेबल है उसमें आता है तो आपको फाइल करना पड़ता है। अगर आपको आपका जो इनकम टैक्स, जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया 3 महीने वाला, अगर आपको वो टैक्स आपस से चाहिए तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर आपने कुछ अर्न किया है, इसका मतलब ये होता है अगर आपका कोई साइड बिजनेस है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका कोई साइड बिजनेस है तो वो एक अर्निंग वे में ही आ जाता है।
एंड फॉरेन मार्केट्स, एसेट्स, ये सब चीज़ के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ता है। अगर आपको वीज़ा चाहिए या फिर लोन चाहिए तो आपको ITR फाइल करना पड़ता है। अगर आपका खुद का एक कंपनी है, बिजनेस है, तो आपको तो भी ITR फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपने ये ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा आपके साथ। अगर आप लेट हो गए ITR फाइल करने के लिए उस फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्स के पास फुल अथॉरिटी है कि आपके ऊपर 50% पेनल्टी टैक्स लगा दे एंड आपको 3 साल का जेल भी हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप ITR फाइल नहीं करोगे तो आपको ये सब चीज़ से सफ़र कर सकते हो आप। तो अभी हम लोग बात करने वाले जो 60 साल से 80 साल तक है, उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता है। अगर उन लोग साल का 3 लाख कमाते हैं तो उन लोगों को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 लाख से 5% कमाते हैं तो उन लोगों को 5% देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं तो 20% टैक्स देना पड़ता है और 10 लाख के ऊपर 30%। तो अभी हम लोग बात करने वाले जो 80 ईयर्स के ऊपर है, उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता है। जो 5 लाख का एनुअल इनकम है, उन लोग को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं उन लोग को 20% टैक्स देना पड़ता है। जो 10 लाख के ऊपर रहता है उन लोग को 30% देना पड़ता है। अभी हम लोग जान लेते हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है, उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर कोई कंपनी का टर्न ओवर 250 करोड़ के नीचे हुआ तो उसे 25% टैक्स देना पड़ता है। अगर वो कंपनी का टर्न ओवर 250 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो उसे 30% देना पड़ता है टैक्स। अगर कंपनी का इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो उसे 10% लिया जाता है। अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%। वैसे ही इंटरनेशनल कंपनीज का अलग प्रोटोकॉल्स होता है, अलग रूल्स है उन लोग का। तो अभी हम लोग बात करने वाले GST के बारे में। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हम लोग ने पढ़ा था, वहाँ पे 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो GST इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। GST जब नहीं था तभी हमें बहुत सारे अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था गुड्स एंड सर्विस पे, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब चीज पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे। बट GST में ये सब चीज कंबाइन होकर एक टैक्स बन गया। ऐसा स्लोगन है, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। अभी GST आने के पहले हम लोग को बाइंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब हर जो भी चीज़ होता था हम लोग को उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता। बट GST आने के बाद हम लोग को एक साथ ये चीज़ हो गया, तो हम लोग को एक साथ टैक्स देना पड़ता है। अभी GST में 3 पार्ट्स होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। सेंट्रल और ये स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लेती है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं IGST का। अभी एक सेलर है मुंबई में और वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है गुजरात में, तो जो कि 10,000 का है, तो उसे 18% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये हमने एग्जांपल लिया 18% टैक्स का। तो अभी ये जो 10,000 में से 18% जो टैक्स कटा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर सेम सेलर जो मुंबई से गुजरात गया था, उसने मुंबई में ही अपना सामान बेच दिया, तो उसका टैक्स 12% जाएगा। तो ये जो 12% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा। 6% CGST में जाएगा एंड 6% SGST में जाएगा। इस वजह से GST वर्क करता है। तो अभी हम लोग ब्लैक मनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि मेरा सैलरी 1 करोड़, तो 1 करोड़ में से मेरे को कुछ % गवर्नमेंट को टैक्स के वे में भरना पड़ेगा। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा मेहनत का कमाई है, मैंने लीगली कमाया, तो मैं क्यों दूँ गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट को पैसा देने के ना बदले मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। तो ये जो पैसा मैं अपने पास रख रहा हूँ, जो टैक्स मेरे को भरने का है, उसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। अभी इससे भी बड़ा बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी के तौर पे रखा जाता है एंड ये ब्लैक मनी मोस्टली स्विट्जरलैंड और ये सारे कंट्रीज में भेज दिया जाता है। ऐसा इसीलिए ये कंट्रीज को चूज किया जाता है क्योंकि ये कंट्री के संविधान में है कि उन लोग अपना जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसी को भी नहीं बताएंगे, भले वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा क्यों ना होने दो, उन लोगों को ये कंट्री नहीं बताएंगे कि किसने पैसा डाला इसमें। एंड ये सारे कंट्रीज को टैक्स हेवन कंट्रीज भी बोला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही होता है। अभी समझो एक इंसान है जो इंडिया के बाहर रहता है, उसे इंडिया में 50 करोड़ रुपए अपने दोस्त को भेजने का है। तो ये जो 50 करोड़ है इंडिया में भेजेगा तो उसे एक बैंक को पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब टैक्स और ये पैसा ना दे पाए थोड़ा सा अमाउंट में, इन लोग बाहर से थर्ड पार्टी से पैसा इंडिया में भेजवाते हैं।
एंड ये जो मनी रहता है वो इलीगल रहता है। इसके लिए इंडिया में एक रूल भी है PMLAC, जिसमें 3 साल के लिए आपको जेल होगा एंड कुछ अमाउंट फाइन भी देना पड़ेगा। अभी इसके भी ऊपर आता है FATF पूरे वर्ल्ड के ऊपर नजर रखता है मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो रहा है ज़्यादा करके, फिर बाद में जो कौन ज़्यादा करके टेररिस्ट के लिए फंड्स जेस कर रहा है, कौन से कंट्री से जा रहा है, तो वो सब कंट्रीज के ऊपर नज़र रखता है FATF। अभी जो भी कंट्री ग्रे लिस्टेड है वो कंट्री में कोई बाहर की कंपनी आएगी नहीं, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है ग्रे लिस्ट होने के बाद। एंड पाकिस्तान भी ग्रे लिस्टेड ही है, बिकॉज उन लोग टेररिस्ट को फंड किया जाता है, इंडिया में बहुत जगह पे भी किया जाता है। एंड ब्लैक लिस्ट भी होता है, अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्टेड होता है तो उससे कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलता है, इन्वेस्टर्स तो आना सोचते भी नहीं है वो कंट्रीज में, कोई कंपनी उधर आके कुछ चालू नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, तो वो कंट्री का GDP ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, पूरा कंट्री बर्बाद होने लगेगा। एंड पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्टेड कंट्रीज में है। तो अगर आपको ये वीडियो को देखकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज सब्सक्राइब करना। माय नेम इज संजय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।